हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और आज तो बहुत अच्छी अच्छी अपडेट्स हैं। तो फर्स्ट अपडेट में बात करते हैं डेरेक लंसफोर्ड की। और डेरेक लंसफोर्ड ही नोज मैन, ही नोज व्हाट इज़ कमिंग। हार्डी का पैकेज देखकर, हार्डी की फायर देखकर, हार्डी चुपन का पैशन देखकर डेरेक समझ गए मैन क्या आ रहा है उनके पीछे। ओहायो में हार्डी का बेस्ट वर्जन था, अब तक का बेस्ट वर्जन अनडाउटेडली। एंड डायरेक्ट जो ढील छोड़ रहे थे अभी थोड़ी सी, मतलब वर्कआउट कर रहे थे, इंटेंसिटी उनकी वही थी जैसी मिस्टर ओलंपिया जीतते टाइम थी, बट उसके बाद भी थोड़ी सी ढील लग रही थी, थोड़ा सा वो चीट मील वगैरह ले रहे थे। लेकिन अब मैंने उनका ये वर्कआउट वीडियो देखो आप, ये इन्होंने अभी पोस्ट करा है और इस तरह की इंटेंसिटी, इस तरह का फोकस मैन डायरेक्ट का हमने काफ़ी टाइम से नहीं देखा। मतलब कितना ज़्यादा ये खुद को पुश कर रहे हैं, खुद से ही बात कर रहे हैं, खुद को ही मूव कर रहे हैं। एंड ही इज सेइंग आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, बेस्ट इन द वर्ल्ड। Let's go. Got time, woman. Let's go. Champ time. Let's go. Come on. That's you. Boom. इस तरह की बातें कर करके खुद को मूव कर रहे हैं। मतलब डायरेक्ट समझ गए मैन कि हार्डी को सिर्फ थोड़ी सी स्पेस चाहिए एंड ही विल बी विनिंग द टाइटल बैक। क्योंकि हार्डी का जो पैकेज हमने आर्नोल्ड ओहायो में देखा, दैट वाज इनक्रेडिबल। इवन टाइलर मिनियन ने पता क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि आर्नोल्ड यूके में प्री जजिंग में हार्डी थोड़े से वीक आए थे, फ्लैट साइड पे आए थे, बट फाइनल्स में उन्होंने फिर से कोलंबस ओहायो वाला अपना पैकेज दोबारा से रिपीट कर दिया था। तो देख लो जजिस के अकॉर्डिंग और कितना कम टाइम मिलता है हार्डी को, उसके बाद भी हाउ गुड ही कम्स। और इस सब के बाद डायरेक्ट का थोड़ा सा परेशान होना तो बनता है मैन, क्योंकि सिर्फ टाइलर मिनियन ने ही नहीं बल्कि जजेस ने और इवन हैनी रैमबोर्ड ने, इनके खुद के कोच ने, उन्होंने ये बोला है कि अगर हार्डी का ये पैकेज मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर होता तो ये डायरेक्ट को अनडाउटेडली बीट कर देता, डायरेक्ट वुड नॉट हैव वॉन। और ये कितना बड़ा कमेंट है, मतलब आपके खुद के कोच के मुंह से ये कमेंट आ रहा है, तो आप सोचो कितनी बड़ी बात होगी। बाकी एनीवेज हार्डी इज़ नॉट द ओनली वन जिससे डायरेक्ट को थोड़ा सा थ्रेट है। डायरेक्ट के लिए थ्रेट बहुत ज़्यादा है इस वक्त, क्योंकि देखो और सैमसन को देखोगे आप, सैमसन शेप के मामले में बहुत स्ट्रांग है और कंडीशनिंग अगर उनकी देखो ठीक है डायरेक्ट से थोड़ी सी कम होती है, बट अब वो कोच चेंज करेंगे और वो चीज़ भी इंप्रूव करेगी। और शेप की अगर बात करें, कंप्लीटनेस की बात करें, सिमेट्री की बात करें, तो सैमसन के पास डायरेक्ट की टक्कर का है, अगर ज़्यादा नहीं है तो। क्योंकि मैं तो समझता हूँ डायरेक्ट से अच्छा शेप है सैमसन के पास। हाँ बैक उस हिसाब से नहीं है, बट डायरेक्ट की बैक जिस हिसाब से, उस हिसाब से उनका फ्रंट नहीं है। बट सैमसन टोटली कंप्लीट लगता है मैन, बहुत ही सिमेट्रिकल। कंडीशनिंग पर अगर उन्होंने काम कर लिया तो एक बहुत ही बड़ी थ्रेट सैमसन है उनके लिए। दूसरे हार्डी चुपन उनकी अभी हमने बात कर ली, और तीसरे निक वॉकर तो एक अलग ही फ्रीक फैक्टर लेके आएंगे। मतलब अभी उनसे कोई काफ़ी टाइम से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बिकॉज वो इतनी अपडेट्स भी नहीं दे रहे और इस हिसाब से उन्होंने कम्पीट भी नहीं करा काफ़ी टाइम से। लेकिन आप जानते हो किस तरह के वो फ्रीक फैक्टर लेकर आते हैं। और कंडीशनिंग में तो मैन हार्डी को मैच कर लेते हैं वो, अगर बीट नहीं करते तो। इतनी अच्छी कंडीशनिंग वो लेकर आते हैं, इतनी ज़्यादा, मतलब लास्ट ईयर का आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो का पैकेज उनका इतना ज़्यादा कंडीशन था, आपने खुद देखा था। और सैमसन से उनकी डिफीट किसी को भी डाइजेस्ट नहीं हुई थी, बिकॉज ऐसे पैकेज को बीट कर देना बिल्कुल इतना ज़्यादा पील्ड। तो डायरेक्ट के लिए निक भी एक बहुत बड़ी थ्रेट है, इस वक्त बहुत अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं। अगर हम निक की बात करें गाइस, निक की रिसेंट अपडेट्स हैं। अब देखो यहाँ पर निक ने 2 अपडेट्स शेयर करी हैं, फ्रंट की और बैक की। अब ये आपको इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव शायद ना लगे, बट अगर आप मसल मास देखोगे, फ्रीक फैक्टर देखोगे, इसमें बहुत ही इंसेन आ रहा है। अब इंप्रेसिव ना लगने वाली बात जो मैंने करी उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, ना ये अच्छी लाइटिंग में ली गई है, ना ये फिल्टर्ड है, जो कि सारे एथलीट्स कर देते हैं। निक के साथ यही है गाइस, निक इकलौते ऐसा एथलीट हैं जो आपको अपनी अपडेट्स में जैसे दिखेंगे उससे बेटर ही दिखेंगे स्टेज पर। जबकि दूसरे जितने भी एथलीट्स हैं, दूसरे जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं, जैसे अपनी अपडेट्स में दिखेंगे वैसे स्टेज पर नहीं दिखेंगे, उससे कम ही दिखेंगे। क्यों? क्योंकि अपनी अपडेट्स में आप डायरेक्ट को देख लो, सैमसन को देख लो या किसी और को भी देख लो, ये लोग इतना ज़्यादा फिल्टर यूज़ करते हैं, इतना ज़्यादा अच्छी लाइटिंग पिक करते हैं कि स्टेज पर वो चीज़ इन्हें नहीं मिलती। वहाँ फिल्टर कैसे करोगे, वहाँ लाइटिंग कैसे चूज़ करोगे, इसीलिए सैमसन इतना ज़्यादा बैश होते हैं। अब निक के साथ क्या है, वो कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करते, जब स्टेज पर उनको थोड़ी कॉम्प्लीमेंट्री लाइटिंग मिलती है, उन पे थोड़ा फोकस पड़ता है, वो थोड़ा हाईलाइट होते हैं, थोड़ा उनकी टैनिंग होती है, पूरे फुलनेस के साथ होते हैं, वो कैमरामैन्स अच्छे एंगल से पिक लेते हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती है और वहीं पे निक चमकते हैं। और यही बात है गाइस, ये इतना बड़ा थ्रेट बनते जा रहे हैं। दूसरी एक और थ्रेट जिनके बारे में अभी दूर से लोग सोच नहीं रहेंगे, अगर मैं बात करूँ गाइस, तो वो है रफाएल ब्रांडो। रफाएल, यस, लास्ट ईयर पूरा ऑफ लेने के बाद रिटर्न करने वाले रफाएल ब्रांडो, और इस साल के आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में 3rd प्लेस पर प्लेस होने वाले रफाएल ब्रांडो। लास्ट टू लास्ट ईयर 10th प्लेस मिस्टर ओलंपिया में लाने वाले रफाएल ब्रांडो, जो कि इतना कम साइज होने के बाद भी 10th प्लेस अपने नाम कर गए थे। और इस साल जैसे ये पैकेज लेकर आए हैं मैन, जैसे इनकी अपडेट्स लग रही हैं, आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में इनका पैकेज बहुत ही इनक्रेडिबल था, उसके बाद भी अब जो अपडेट्स लग रही हैं, अब ये और ज़्यादा अच्छे लगते जा रहे हैं, क्योंकि विद टाइम ही इज़ गोइंग टू गेट बेटर। कंडीशनिंग अच्छी होती रहेगी, मसल फुलनेस पीक पे ये लोग काम करते रहेंगे और वो चीज़ दिख रही है।
और मेरे हिसाब से गाइज अगर सिमेट्री की बात करें, शेप की बात करें, क्लासिक लाइंस की बात करें, तो किसी के पास भी ऐसी नहीं है जैसी ब्रैंडो के पास है। राफेल ब्रैंडो इज़ द लिविंग प्रूफ ऑफ क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। क्वालिटी मसल्स हैं पूरे उनके मैन, अपनी लाइंस ख़राब नहीं करी। इवन मैं भी बोल रहा था ऑफ सीजन में जब वो थे कि अपने स्टमक को ये ख़राब कर रहे हैं, अपने बल्क में ये बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन देखो कैसे गलत प्रूव करा हम सबको। अपनी वेस्ट इन्होंने सैक्रिफाइस नहीं करी, इनकी वेस्ट वैसे ही है। जबकि हमने देखा हॉर्स एमडी जब वो ऑफ सीजन में गए तो उन्होंने अपनी वेस्ट को कितना सेक्रीफाइस कर दिया। इवन सैमसन डॉटा गाइज इतना बल्क करते रहे कि देखो इनका गट अब इनके कंट्रोल में नहीं आता, बहुत ज़्यादा दिखता है जब थोड़ी ज़्यादा पोजिंग करवा दो तो। लेकिन राफेल ने इस चीज़ को अपने काम करा और अभी तक इस चीज़ को अपने सेक्रीफाइस नहीं करा, इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, बिकॉज ही नोज इस चीज़ से उनकी विक्ट्री है। बहुत ही ब्यूटीफुल बॉडी, बहुत ही सुपीरियर फिजिक, और इसीलिए गाइज अब डायरेक्ट बहुत ज़्यादा खुद को पुश करेंगे और करना भी चाहिए, बिकॉज एक नहीं बहुत सारी थ्रेट आ रही हैं और किस तरफ से आ रही हैं किसी को नहीं पता। जजेस इस टाइम पे ऐसे नहीं है कि एक किसी को पकड़ के बैठ जाएं, जजेस कहीं भी घूम रहे हैं। और बहुत सारे जजेस जब होते हैं ना तो फिर डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि एक पॉइंट उन्होंने किसी को दे दिया, एक किसी को दे दिया, किसी को राफेल पसंद आया, किसी को निक का फ्रीक फैक्टर भी कंडीशनिंग पसंद आया, किसी को हार्डी पसंद आए, किसी को सैमसन के एस्थेटिक्स पसंद आए। तो मैन डायरेक्ट के लिए खतरा तो बनने वाला है। अब डायरेक्ट ने लास्ट ईयर पता है क्या सोचा होगा, डायरेक्ट ने ये सोचा होगा कि इस साल चलो हार्डी इंप्रूव करेंगे बट सेम टाइम पर मैं भी इंप्रूव करूंगा। लेकिन हार्डी ने तो मैन कमाल ही कर दिया, इतना ज़्यादा इंप्रूव कर लिया। मतलब 2 ढाई 3 महीने के गैप में अपनी बैक को इस लेवल पर बिंग अप कर लेना, ये तो सरप्राइज कर दिया उन्होंने सबको। और इसीलिए डायरेक्ट को अब खतरा बहुत ज़्यादा लग रहा होगा कि मैन इतनी जल्दी इतनी बैक को अपनी इन्होंने इंप्रूव कर लिया, आने वाले टाइम में थोड़ा और टाइम में क्या करेंगे। और ये बात फैक्ट है कि हैनी रैम्बोट कितना भी ट्राई कर लें, डायरेक्ट उस तरह से कंडीशन नहीं आ सकती जैसे हार्डी आ सकते हैं। हार्डी ने टाइम एंड टाइम अगेन ये प्रूव करा है, उनकी फिजिक इस हिसाब से है, उनके मसल्स इस हिसाब से हैं, उनके जेनेटिक्स इस हिसाब से हैं, उनका हार्डवर्क इस हिसाब से। खुद को पुश करते हैं मैन इनक्रेडिबल लेवल पर, खुद को पुश करने में बिल्कुल भी कमी नहीं करते, रुकते ही नहीं वो, उनको पता ही नहीं कैसे रुकना है। मतलब आप सोचो एक बंदे को कंफर्म नहीं है कि मैं कम्पीट करूँगा या नहीं करूँगा, उसके बाद भी खुद को पुश करे जा रहा है, और फिर एक दिन के अंदर ऐसा पैकेज लेके आ जाना कि सैमसन जो वहीं पे ऑलरेडी इतने टाइम से प्रेप कर रहे हैं वो नहीं ला पाए। सोचो, है ना इनक्रेडिबल बात। तो मैन डरना और घबराना बनता है। डरना एक बहुत बड़ा वर्ड हो गया मान लिया, बट यस थोड़ा थ्रेटन होना और थोड़ा वरीड होना बनता है। बट मैन अभी तो मज़ा आएगा आई थिंक, क्योंकि डायरेक्ट जिस हिसाब से खुद को पुश कर रहे हैं दैट इज़ लुकिंग रियली गुड। अब फायर हो रही है बॉडी बिल्डिंग के अंदर, मतलब ना फाइट हो रही है ना कुछ हो रहा है, लेकिन हाँ जिस तरह से हमें मूवमेंट करते हुए दिख रहे हैं ना सारे एथलीट्स, मज़ा आ रहा है मैन बहुत ज़्यादा इस साल। तो इस साल का मिस्टर ओलंपिया देख लेना, यादगार रहेगा। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है दुबई प्रो की, या फिर ये बोलूँ कि एरिन बैंक्स की। यानी कि यस गाइस, मैंने अभी थोड़े दिन पहले एरिन बैंक्स को कवर कर रहा था, उन्होंने बताया भी था और मैंने बताया भी था कि वो प्रेप पर चल रहे हैं। उन्होंने खुद ये कैप्शन डाला था कि प्रेप मोड इज़ ऑन। अब ये किस चीज़ के लिए था किसी को नहीं पता था, बट तब भी मैंने गेस कर लिया था कि हो सकता है ये प्रेप दुबई प्रो शो के लिए है, और यही हुआ देखो। क्योंकि दुबई प्रो शो में मैन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, बल्कि इनफैक्ट हर एक शो में ऐसी कई सारी चीज़ें हो रही हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब देखो दुबई प्रो शो का प्राइस मनी पता है कितना है मेंस फिजिक डिवीजन के लिए? $40,000। $40,000 मतलब मैन मिस्टर ओलंपिया में अगर आप जाओगे, मिस्टर ओलंपिया में विनर को यानी रायन टेरी को आई थिंक सिर्फ $50,000 मिले थे, तो उससे $10,000 कम है दुबई प्रो शो में, जो कि मिस्टर ओलंपिया जितना कंपेटिटिव नहीं होगा। वहाँ ना ब्रैंडन हेंड्रिक्सन होंगे, उप्स मैंने क्या बोल दिया, ब्रैंडन हेंड्रिक्सन। अब ये सुनो, ब्रैंडन हेंड्रिक्सन ने लास्ट ईयर बोला था कि ये मेरा लास्ट मिस्टर ओलंपिया होगा, इसके बाद मैं प्रोफेशनली कम्पीट नहीं करूँगा। और उस टाइम पर मैंने क्या बोला था मिस्टर ओलंपिया के बाद? मैंने बोला था कि ये अभी से कम्पीट करना बंद नहीं करेंगे, 1 साल और कम से कम हमें ये कम्पीट करते हुए दिखेंगे। जिस हिसाब से ये सेकंड आए हैं, जिस हिसाब से इन्होंने एरिन बैंक्स को यानी कि लास्ट टाइम के चैंपियन को डिफीट कर दिया है प्लेसिंग में, और रायन टेरी से टक्कर ली है, मुझे पूरे चांसेस लगे हैं दोबारा रिटर्न करेंगे। और देखो क्या हो रहा है, अपनी फिजिक के उसी हिसाब से मेंटेन कर रहे हैं। और अभी देखो अपनी स्टोरी पर उनसे किसी ने क्वेश्चन करा दुबई प्रो के बारे में, उन्होंने पता है क्या रिप्लाई करा कि मुझे कोई प्रूव कर दो कि वहाँ का प्राइस मनी $40,000 है मेंस फिजिक डिवीजन के लिए, और मैं अभी से प्रेप स्टार्ट कर दूंगा। तो इस बात का मतलब क्या हुआ गाइस? इस बात का मतलब ये हुआ कि देयर आर वेरी हाई चांसेस कि हमें ब्रैंडन भी दोबारा कम्पीट करते हुए दिखें, वो भी दुबई प्रो में। अब सोचो दुबई प्रो में अगर एरिन बैंक्स जा रहे हैं, एरिन बैंक्स को हराना बहुत ही मुश्किल है इस वक्त, जिस हिसाब से वो मोटिवेटेड होंगे। इस वक्त सब कुछ लाइन पे है मैन। लीजेंड्स प्रो हार गए ठीक है, मिस्टर ओलंपिया हार गए ठीक है, अब एक लंबा टाइम ऑफ लिया, कम बैक भी अगर आपका ख़राब हो तो मैन यू आर डन। अब वो कम बैक करने आ रहे हैं, लेकिन मैन ब्रैंडन हेंड्रिक्सन क्या उन्हें छोड़ेंगे? ब्रैंडन ने खुद बोल दिया कि मुझे कंफर्म कर दो, मैं आ जाऊँगा कम्पीट करने। और ब्रैंडन ही नहीं, बहुत सारे और दूसरे एथलीट्स हैं जो हमें शायद दुबई प्रो में कम्पीट करते हुए दिख जाए। मतलब $40,000 का चेक मैन, दिस इज नॉट लेस, बहुत अच्छी अमाउंट है मेंस फिजिक डिवीजन के लिए, बहुत ज़्यादा ही अच्छी अमाउंट है। इनफैक्ट अगर आप इसको कंपेयर करो तो आप ऐसे देखो कि माइकल डबूल को इसी सीज़न में 2 प्रो शो उन्होंने जीते, $2,000 मिले। इवन टेरेंस रफीन ने पता नहीं कौन सा प्रो शो जीता था, वहाँ पे $2,000 मिले थे विनर को। अब सोचो क्लासिक फिजिक डिवीजन जो ऊपर का डिवीजन है वहाँ पे $2,000 मिल रहे हैं, और यहाँ पर
मेंस फिजिक में $40,000 मिल रहे हैं एक प्रो शो के अंदर, है ना? कितना ह्यूज गैप, कुछ नहीं कह सकते। रायन टेरी भी कम्पीट करते हुए दिख जाए, वैसे मुझे नहीं लग रहा रायन टेरी दिखेंगे, लेकिन हाँ देयर आर चांसेस मैन, कुछ भी मना नहीं कर सकते हम पूरी तरह से। जब एरिन के साथ हमें ब्रैंडन उतरते हुए दिख सकते हैं, जो कि पूरा मुझे पॉसिबल लग रहा है, एक बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिशन हमें देखने को मिलेगा। मिस्टर ओलंपिया रिपीट होते हुए दिखेगा मेंस फिजिक डिवीजन का, क्योंकि एरिन को अगर कोई बीट करेगा तो ब्रैंडन हेनरिक्सन, और ब्रैंडन को अगर एरिन ने बीट कर दिया तो मैन दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रांग कम बैक, वन हेल ऑफ अ कम बैक दैट इज गोइंग टू बी। सो बात यही है कि ब्रैंडन कंपीट करें या ना करें, ही एंड रिटायरिंग। और एरिन बैंक्स खुद को इंक्रेडिबली पुश कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा पैकेज लाएंगे इस बार, और कैप्शंस उनके पहले जैसे आ गए, बिल्कुल एरोगेंट वाले और बिल्कुल कॉन्फिडेंट वाले, सुपर कॉन्फिडेंट वाले। देखो क्या बोल रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं कि हाउ बैड डू यू वांट इट, मतलब मुझे ये कितना बुरी तरीके से चाहिए, अगर तुम्हें ये पता करना है तो मुझे बस देखते रहो और मैं तुम्हें करके दिखा दूंगा। देखो किस तरह के कैप्शन डालने स्टार्ट कर दिए इन्होंने। अभी कुछ और डाला था इससे थोड़ा टाइम पहले जो मैं भूल रहा हूँ, बट मज़ा आने वाला है मैन हर एक शो का। और यही होता है कि जब आप प्राइस मनी इतना इंक्रीज़ कर दो ना, तो कंपटीशन का लेवल, एथलीट्स का स्तर ही इतना बढ़ जाता है कि बस अब देखो इस साल के जैसा सीज़न कोई जा रहा है, पिछले कितने सीज़न हुए, एक आध आर्नो क्लासिक की नहीं हाइप बनती है और ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस बार देखो, इस बार तो मैन हाइप अलग ही चल रही है। इस बार तो सारे शोज़ एक से ही बढ़कर एक हो रहे हैं। आर्नो क्लासिक ब्राज़ील के लिए भी वैसी हाइप है, डिट्रॉय प्रो के लिए भी वैसी हाइप है, न्यूयॉर्क प्रो के लिए भी वैसी हाइप है। तो यही है, जब आप प्राइस मनी इंक्रीज़ करोगे ना तो कंपटीशन का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। और इस बार मिस्टर ओलंपिया से पहले ही ये सीज़न ही बहुत इंक्रेडिबल जा रहा है, मतलब कंपीट करना, क्वालिफाई करना, एक से एक एथलीट हमें हर शो में दिख रहे हैं। तो वही चीज़ होनी चाहिए और वही चीज़ हो रही है इस साल के सीज़न में। एनीवेज चलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है गुडविटो और टोनी ओबर्टन की, जो कि कंपीट कर रहे हैं आर्नो क्लासिक ब्राज़ील में गाइस विद इन 3 वीक्स। तो अब दे बोथ आर कमिंग फॉर सेकंड प्लेस। अब मैं सेकंड प्लेस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि राफेल को फर्स्ट के लिए तो बीट नहीं कर रहे ये लोग, या फिर आपको लगता है कर सकते हैं, बिकॉज गुडविटो को देखो गाइस कितनी अच्छी इनकी अपडेट्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब इनकी हाइप तो खत्म हो गई थी, लेकिन हाँ जिस हिसाब से ये अपडेट्स डाल रहे हैं, जिस हिसाब से ये खुद को पुश कर रहे हैं, स्पेशली इनके मसल्स लग रहे हैं वर्कआउट करते हुए, तो उस चीज़ को तो कमेंट करना पड़ेगा। और दूसरी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, किसके साथ ये ट्रेन कर रहे हैं, क्रिस असीतो के साथ गाइस। क्रिस असीतो जिन्होंने रामोन डीनो को ट्रेन करा है, सेकंड प्लेस पर लाकर खड़ा कर दिया क्रिस बमस्टेड के सामने, कितनी ज़बरदस्त कंडीशन लाते हैं। चलो रामोन डीनो की बात तो अलग ही है, वो तो है ही अमेजिंग एथलीट। अकीम विलियम्स जिनका करियर बिल्कुल खत्म हो रहा था, जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, जिनकी हाइप ही नहीं थी, दोनों शोज में आर्नो क्लासिक ओहायो में और यूके में उनको इतना बड़ा नाम बना दिया कि अब लोग उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की नज़र से देख रहे हैं और हर एक चैनल उन्हें कवर कर रहा है, बिकॉज इतना ज़्यादा कंडीशन, इतना ज़्यादा हार्ड। अकीम विलियम्स ईयर्स में नहीं आए, खत्म होते जा रहा था उनका करियर, मतलब लोग यही बोलते रिटायर हो जाओ, आप नहीं आ सकते। वैसे देख लो उन्होंने क्या कर दिखाया है। तो अगर वो ऐसे किसी को भी रिवाइव कर सकते हैं तो मैन गुडविटो के पास तो आपने देख रखा है किस हिसाब से मसल्स अवेलेबल हैं, किस हिसाब से वो कंडीशन पहले भी आ चुके हैं। और देखो यहाँ पर गुडविटो मसल कॉन्टेस्ट ब्राज़ील में जब इन्होंने प्रो कार्ड जीता था, यहाँ पर इनके साथ क्रिस असीतो नहीं थे, क्रिस असीतो के साथ इन्होंने बाद में काम करना स्टार्ट करा, बट यहाँ पर ही इनकी कंडीशन देख लो आप, किस कदर कंडीशन ये आए थे, किस कदर इनके मसल्स पॉप आउट कर रहे थे। और इनकी पोजिंग, मैन आपकी पोजिंग से बहुत फर्क पड़ता है। निक वॉकर जैसे पोज करते हैं ना फायर अप होके, वैसे ही गुडविटो भी पोज करते हैं। आप देखो किस हिसाब से पोज कर रहे हैं, बिल्कुल पैशनेट होकर पोजिंग कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा पब्लिक को मज़े दिला रहे हैं, मतलब जजेस को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा यहाँ पर, और वही हो रहा है। अब देखो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और क्रिस असीतो के अंडर मुझे पूरा कंफर्म है कि ये बहुत अच्छी कंडीशन लेके आएंगे। तो सेकंड प्लेस के लिए एक टफ बैटल तो होगी टोनियो बर्टन के साथ। अब टोनियो के साथ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैन टोनियो इज एक्चुअली द प्रेडेटर, एब्सोल्युटली अपनी इंक्रेडिबल एस्थेटिक फिजिक वो दिखा रहे हैं, जिस हिसाब से उनकी बैक डेवलप हो रही है, जिस हिसाब से उनके मसल्स राउंडनेस गेन कर रहे हैं, दैट इज इंक्रेडिबल। बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं मैन, मुझे बिल्कुल डाउट नहीं है कि अपने एस्थेटिक्स के बेस पे सेकंड प्लेस के लिए एक बहुत टफ कंपेटिटर होने वाले हैं गुडविटो के लिए। राफेल को तो बीट करना अभी खैर अलग बात है, लेकिन हाँ थोड़ा और साइज ऐड करा ना टोनियो बर्टन ने, तो मैन मतलब 8th बेस्ट बॉडी बिल्डर ऑफ द वर्ल्ड, लास्ट ईयर ये 8th आए थे। अब सोच लो, और उस हिसाब से इंप्रूवमेंट भी कर रहे हैं, ऑफ सीजन लिया इन्होंने काफ़ी अच्छा इंप्रूव करा, अब देखो वापसी कर रहे हैं बहुत अच्छी स्ट्रांग सी। और मुझे पूरे चांसेस लग रहे हैं सेकंड प्लेस के लिए एक टफ बैटल होगी, लेकिन हो सकता है देयर आर चांसेस कि राफेल से भी ये भिड़ जाएं। अब इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं मुझे, लेकिन कुछ भी नहीं कह सकते मैन, क्योंकि टोनियो ने हमेशा प्रूव करा अपने आप को, कंडीशन बहुत ही सुपीरियर लेवल की लाते हैं। इस बार तो मसल डेंसिटी और थिकनेस बहुत इंक्रीज कर लिया, स्पेशली बैक पर, और डिटेल्स तो ये कितनी अच्छी प्रेजेंट करते हो तो आपको पता ही है। बस साइज में थोड़ा सा और क्लासिक लाइंस में थोड़ा सा ये बीट हो जाएंगे, लेकिन उसके अलावा ही इज़ रियली गुड मैन। तो गुडविटो और टोनियो बर्टन एक अच्छा मैचअप हमें देखने को मिलेगा, जहां एक के पास बहुत अच्छे एस्थेटिक्स होंगे, दूसरे के पास बहुत मैसिव साइज होगा। गुडविटो की बैक वीकनेस है और टोनियो बर्टन की बैक की स्ट्रेंथ है, जबकि गुडविटो की स्ट्रेंथ है साइज और टोनियो बर्टन साइज में ही लैक करते हैं। तो यहाँ पर देख लो ऑपोजिट चल रही है चीज़ें, जजेस किस तरफ जाते हैं, बट मज़ा तो आएगा मैन। 2 वीक्स या आई थिंक 3 वीक्स के अंडर होने वाला ये शो कवर करूँगा मैं। अब देखते हैं यहाँ पर कौन जीतता है, जो हम समझ रहे हैं वही जीतते हैं, या फिर यहाँ पर भी कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ हमें देखने को मिलता है। बाकी आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो मैन, जल्दी से 20,000 पे तो लेके चलो, बहुत टाइम हो गया, कितना स्लो हम बढ़ रहे हैं।
इतने अच्छे कंटेंट के बाद भी, इतनी अच्छी ऑडियंस के बाद भी, मतलब इतने समझदार लोग इस चैनल को देखते हैं, कमेंट्स में पता लगता है उनके कमेंट्स पढ़ के, उसके बाद भी सब्सक्राइबर्स देखो कितने हल्के हल्के बढ़ रहे हैं। तो मैन कुछ करो इसके लिए, खुद को भी बढ़ाओ, मुझे भी बढ़ाओ, हम सब एक साथ आगे बढ़ते हैं। बाकी कमेंट में बताओ वीडियो कैसा लगा यार, और थैंक यू, बाय बाय।